राणा प्रताप। पहला परिच्छेद, वंश परिचय। जिस वंश के लोग आजकल मेवाड़ के राजसिंहासन को सुशोभित कर रहे हैं, उसका परंपरागत इतिहास सन 728 ईशून्य से आरंभ होता है। इसी वर्ष कालभोज बापा ने मोरी वंश के राजा को चित्तौड़ से भगाकर स्वयं उस पर अधिकार कर लिया। बापा और उसके कार्यकलाप के विषय में अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु इन कथाओं में बहुत गड़बड़ है और पुरानी होने से वे धुंधली प्रतीत होती हैं। इस कारण इस सिसोदिया वंश के पूर्व पुरुष का ऐतिहासिक चित्र पूरा खींचना एक दुस्तर कार्य है। कहा जाता है कि जब मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध देश को विजय कर पूर्व की ओर प्रस्थान किया, तब कालभोज ने ही भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण को रोका था। मुहम्मद पराजित हुआ और देश का शेष भाग मुसलमानों के हाथों पड़ने से बच गया। उसने सन 754 में अपनी राज्य सत्ता का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात बड़े बड़े वीर योद्धा इसके उत्तराधिकारी हुए। जब शहाबुद्दीन ने भारतवर्ष पर सन 1161 ही शून्य में आक्रमण किया, तब सुमेर सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके विषय में कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज की बहन से विवाह किया था। राजपूतों में प्रसिद्ध है कि सुमेर सिंह ने पृथ्वीराज की बड़ी सहायता की थी। सुमेर सिंह के बाद 8वीं पीढ़ी में राणा रत्न सिंह हुए। यह वही राणा हैं जिन्होंने रानी पद्मिनी से विवाह किया था। राणा रत्न सिंह के इतिहास को दो घटनाओं ने बहुत रोचक बना दिया है। उनमें से एक तो चित्तौड़ की पहली लूट है और दूसरी सेनापति भीमसेन का अलाउद्दीन से कड़ा मुकाबला। महारानी पद्मिनी की वीरता के संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। इसने उस प्रथा का सूत्रपात किया था जिसके अनुकरण में राजपूत राजकुमारियां मुसलमान विजेताओं के हाथ पड़ने के बजाय धधकती हुई ज्वाला में कूदकर अपने पंचभौतिक शरीर को भस्मीभूत कर दिया करती थीं, जिसे अब तक भी जौहर के नाम से पुकारा जाता है। मेवाड़ के इतिहास में यहाँ के राजाओं की पूर्ण स्वतंत्रता का पहला परिच्छेद सन 1266 ईस्वी में समाप्त हुआ, जबकि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय पाई। इसी समय से झगड़े का दूसरा और अधिक घटनापूर्ण परिच्छेद आरंभ होता है। इसमें दिल्ली और मेवाड़ का युद्ध जारी रहा। युद्ध का न तो अंत हुआ और न कुछ निर्णय ही। इस राज्य का इतिहास वीर रक्षकों के रुधिर से रंगा पड़ा है। चित्तौड़ पर मुसलमानों का शासन होना राजपूत वीरों के लिए असह्य था। राजा हमीर सिंह 1301 से 1364 ईस्वी तक सिसोदिया वंश के इस अपमान का बदला चुकाने के लिए प्रस्तुत हुआ। उसने चित्तौड़ में खिलजी के द्वारा नियुक्त राजपूत शासक को मार भगाया और अपने जीवन में ही मुहम्मद तुगलक के साथ, जब उसने दिल्ली के मुसलमान बादशाह के लिए मेवाड़ को फिर जीतने का प्रयत्न किया, युद्ध करके विजय प्राप्त की। मुहम्मद को पराजित करके बंदी बना लिया गया। उसे तभी मुक्त किया गया जब उसने अजमेर, रणथंभौर और नागौर अपने विजेता के अर्पण कर दिए। हमोर अपने जीवन काल में ही राजस्थान के सारे राजपूत राजाओं का राजाधिराज स्वीकार कर लिया गया था। राणा कुंभा भी इसी के समान प्रतापी था। उसका विजय स्तंभ अब भी मालवे के शासक महमूद पर प्राप्त की हुई विजय का साक्षी है। परंतु प्रताप के पूर्वजों में सबसे प्रसिद्ध उसके दादा राणा संग्राम सिंह 1506 से 1528 थे। मध्य भारत और राजपूताने के आधिपत्य से ही संतुष्ट न होकर उन्होंने अपने मन में दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना प्रभुत्व जमाने की ठानी थी। बाल्यकाल में ही वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिए गए थे, तो भी निर्वासित का सा कठिन जीवन बिताते हुए सन 1506 ईस्वी की 24 मई को उन्होंने मेवाड़ का अधिपति बनने में सफलता प्राप्त की। थोड़े ही वर्षों में वह उन सारे राजपूत देशों के राजाधिराज बन गए। उन्होंने मालवे के सुल्तान महमूद को हराकर अपना बंदी बनाया। राजपूत राजाओं को उनकी सेना के साथ चलने में गर्व होता था।
उनके लिए युद्ध क्षेत्र खेल का सा मैदान था। वास्तव में वह सिंह के समान युद्ध करते थे। युद्ध का देवता सदा उन पर प्रसन्न रहता था। न केवल उनकी विजयता का ही सदा फहराया करती थी, प्रत्युत उनके शरीर पर 80 घावों के चिन्ह थे। युद्ध के देवता ने अपनी प्रसन्नता प्रकट कर इन्हीं के द्वारा उनके शरीर को विभूषित किया था। उनका एक हाथ कट चुका था, एक आंख जाती रही थी, एक पांव भी लड़ाई में निकम्मा हो चुका था। फिर भी ऐसे अद्भुत योद्धा का जीवन उनके राजपूत सहचरों में एक नवीन वीरता और उत्साह का संचार करता था। उनकी वीरोचित लड़ाइयां और वैयक्तिक वीरता उनके लिए आदर्श का काम देते थे। दिल्ली के राज सिंहासन पर इस समय इब्राहिम लोधी जैसी अयोग्य व्यक्ति था। यह पराक्रमी शासकों का अंतिम वंशज था। सांगा ने इसको 1517 ईशून्य में खतौली में परास्त किया और फिर सन 1518 ईशून्य में चंदेरी को जीता। इब्राहिम लोधी का प्रभुत्व और भी कई प्रकार से क्षीण हो चुका था। शासन सत्ता उसके हाथ में मानो कांप रही थी। उसके पठान सरदार उसके बलहीन अहंकार से बेचैन हो रहे थे। यदि कोई एक राजपूत वीर सेना लेकर एकाएकी दिल्ली पर चढ़ाई करता तो संभवतः सारी मुसलमान रियासतें मिलकर उसका सामना करतीं। दिल्ली का सिंहासन इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वालों पर अल्लाह की प्रसन्नता का एक चिन्ह और भारतवर्ष पर मुसलमानों की प्रभुता का प्रमाण था। राणा सांगा ने दिल्ली पर आक्रमण करने के पहले किसी ऐसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा करने का स्वयं निश्चय किया जो उस जर्जरित राज्य पर पहले चोट करे। इस काम के लिए सांगा को अपने समान ही वीर एक योद्धा मिल गया। बाबर ने जब से जीवन में प्रवेश किया था तभी से उसे भारत जीतने की लगन लगी हुई थी। संतोष बढ़ता देख उसे सन 1526 में पठान सरदारों में अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अवसर मिल गया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी 5 पराजित हुआ। इसके साथ ही फौजी छावनियों द्वारा भारत पर प्रभुता जमाने की विदेशियों की नीति का भी अंत हो गया। बाबर आया तो था केवल विजय प्राप्ति के लिए, परंतु वह राज्य करने के लिए ठहर गया। राजपूतों में पाई जाने वाली इस परंपरागत कथा में कोई बात असंभव नहीं जान पड़ती कि बाबर को आमंत्रित करने वालों में से सांगा भी एक था। परंतु राणा संग्राम सिंह को यह सौदा महंगा पड़ा। बाबर कोई तैमूर थोड़े ही था जो विजय पाकर वापस चला जाता। उसने निर्वासन में भारत को अपना घर बनाने का निश्चय किया। यद्यपि लोधी वंश पराजित हो चुका था, फिर भी राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत बाबर के भारतवर्ष में रहने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत न थे। इसलिए अत्र फौलाद का सामना फौलाद से था और युद्ध अनिवार्य हो गया। बाबर साधारण तौर पर कभी भयभीत नहीं हुआ था, परंतु जब उसने शक्तिशाली राजपूतों को अपने सामने देखा तो वह भी अपने राज्य की कच्ची नींव को समझकर उद्विग्न हो उठा। बाबर के सैनिक घबरा गए। उसके एक ज्योतिषी ने बाबर का पराजित होना निश्चित बताया। बाबर समझ गया कि उसके जीवन की सबसे क्रांतिकारी घटना घटित होने को है। वह मदिरा का पुजारी था, परंतु इस दुस्साध्य कार्य में सफलता की आशा से उसने इसे भी तिलांजलि दे दी। अंत में वह भारत में राज्य स्थापन के लिए सेना को राणा सांगा के साथ युद्ध करने में सफल हुआ। यदि कहीं राणा संग्राम सिंह विजयी होता तो निस्संदेह दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना हो जाती। इसके बाद खनुआ की लड़ाई हुई। वह भी मध्यकालीन भारत की अनेक निर्णायक लड़ाइयों के समान ही थी। एक ओर राजपूतों का साहस था, दूसरी ओर मुगलों का संगठन। चतुर सेनापति सांगा का सामना लगन के धनी बाबर से था। सदा की भांति कहा जाता है कि एक विश्वासघाती राजपूत सरदार शत्र से जा मिला और बाबर की चालाकी से राजपूतों को यह धोखा हो गया कि मुसलमानी सेनाएं भाग रही हैं। बाबर की तोपों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। अंत में 17 मार्च 1527 ईशून्य को राणा सांगा की हार हुई।
अब भारत के साम्राज्य पर बाबर का अक्षुण्ण अधिकार हो गया। मुगल साम्राज्य का बीज अंकुरित हो गया। राणा सांगा हतोत्साह होकर अपने देश को लौट गया। वहां जनवरी सन 1528 ईशून्य को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना के पहले प्रयत्न का अंत हुआ। सांगा की मृत्यु के पश्चात अराजकता और कूटप्रबंध सामान्य अवस्था से भी अधिक फैल गए। रत्न सिंह देदी अंत में वह भारत में राज्य स्थापन के लिए सेना को राणा सांगा के साथ युद्ध करने में सफल हुआ। यदि कहीं राणा संग्राम सिंह विजयी होता तो निस्संदेह दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना हो जाती। इसके बाद खनुआ की लड़ाई हुई। वह भी मध्यकालीन भारत की अनेक निर्णायक लड़ाइयों के समान ही थी। एक ओर राजपूतों का साहस था, दूसरी ओर मुगलों का संगठन। चतुर सेनापति सांगा का सामना लग्न के धनी बाबर से था। सदा की भांति कहा जाता है कि एक विश्वासघाती राजपूत सरदार शत्र से जा मिला और बाबर की चालाकी से राजपूतों को यह धोखा हो गया कि मुसलमानी सेनाएं भाग रही हैं। बाबर फी तोपों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। अंत में 17 मार्च 1527 ईशून्य को राणा सांगा की हार हुई। अब भारत के साम्राज्य पर बाबर का अक्षुण्ण अधिकार हो गया। मुगल साम्राज्य का बीज अंकुरित हो गया। राणा सांगा हतोत्साह होकर अपने देश को लौट गया। वहां जनवरी सन 1528 ईशून्य को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना के पहले प्रयत्न का अंत हुआ। सांगा की मृत्यु के पश्चात अराजकता और कूटप्रबंध सामान्य अवस्था से भी अधिक फैल गए। रत्न सिंह लगा तो उसने सर्ववध की आज्ञा दे दी। कहा जाता है कि मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके यज्ञोपवीतों का तोल 743 मन था। अब चित्तौड़ के वीर रक्षक मृत्यु के कराल मुख में प्रवेश कर चुके थे और उदयसिंह भागकर कुछ ही वर्ष पहले अपने बसाए नए नगर उदयपुर में जा चुका था। परंतु इस घोर पराजय के बाद वह अधिक काल तक जीवित न रह सका। 3 मार्च सन 1572 को उदयपुर से 16 मील उत्तर पश्चिम गोगुंदा में उसकी मृत्यु हो गई। उदयसिंह का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में एक दुर्भाग्य का समय था। राणा सांगा ने अपना कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था जो उसकी कीर्ति को बनाए रख सकता और जो मुगल साम्राज्य की शक्ति का सामना कर सकता जो अकबर के द्वारा दृढ़ होने जा रही थी। उदयसिंह अपने साधनों को न संभाल सका था। उसने अपनी शक्तियों को यूं ही व्यर्थ नष्ट कर दिया था। अब मेवाड़ न केवल अपनी उस गौरवपूर्ण स्थिति को ही खो चुका था जो उसने सांगा के राजत्वकाल में प्राप्त की थी, वरन उसके मूल विनिमय प्राकृतिक वैभव का भी लोप हो चुका था। अपने उत्तराधिकारी को उदयसिंह ने एक विलुप्त प्राय राज्य शक्तिशाली अकबर से बैर और मेवाड़ की अम्लान कीर्ति बपौती में दी थी।